हाय एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग गुड। सो आज की हमारी वीडियो है कंपोनेंट से रिलेटेड। सो व्हाट इज़ कंपोनेंट, व्हाट इज़ डेटा बाइंडिंग। सो ये दो टॉपिक हम इसमें कवर करेंगे। बट कोडिंग से पहले मेरे पास पहले आपके दो क्वेश्चन हैं जिनके मैं आंसर करना चाहता हूँ। पहला क्वेश्चन तो ये है कि क्या एंगुलर 2 के लिए एंगुलर 1 का सीखना ज़रूरी है या आना ज़रूरी है या उसको रीड करना ज़रूरी है। तो मेरा आंसर है कि एंगुलर 2 और एंगुलर 1 टोटली डिफरेंट है। दोनों के सिंटैक्स बिल्कुल डिफरेंट है। आपके एंगुलर 2 में जो भी आपका कंपोनेंट क्रिएट करते हैं, डायरेक्टिव क्रिएट करते हैं, पाइप क्रिएट करते हैं, और एंगुलर 1 में जो भी आप कंट्रोलर क्रिएट करते थे, टेम्पलेट क्रिएट करते थे या आप सर्विस क्रिएट करते थे, वो टोटली डिफरेंट है। यहाँ तक कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन भी दोनों में टोटली डिफरेंट है। सो एंगुलर 2 पर काम करने के लिए आपका एंगुलर 1 आना कोई नेसेसरी नहीं है। यहाँ तक कि अगर आपको एंगुलर 1 अच्छे से आता है, मे बी आपको एंगुलर 2 शुरू करना पड़े। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, क्या एंगुलर 2 के लिए हमें जावास्क्रिप्ट सीखनी चाहिए? क्या उसकी बेसिक नॉलेज या एडवांस नॉलेज होने की ज़रूरत है? सो मेरा आंसर है कि एंगुलर 2 जो है वो टाइप स्क्रिप्ट बेस है। सो टाइप स्क्रिप्ट क्या है? वो सुपरसेट है जावास्क्रिप्ट का। दैट मीन्स कि जो आप काम जावास्क्रिप्ट के साथ कर सकते हो, वो काम आप इजी तरीके से टाइप स्क्रिप्ट के साथ भी कर सकते हो, लाइक डोम मैनिपुलेशन। सो आप सारे काम आप टाइप स्क्रिप्ट के साथ भी कर सकते हो। जो भी फीचर जावास्क्रिप्ट में है वो आपका टाइप स्क्रिप्ट में भी अवेलेबल है। सो मेरा मानना है कि आप टाइप स्क्रिप्ट से शुरू करो। जावास्क्रिप्ट की अगर आपके पास नॉलेज है तो दैट इज़ वेरी गुड, बिकॉज जितना आप सीख लोगे उतना अच्छा है। सो इसके बाद हम बात करते हैं कंपोनेंट की। सो कंपोनेंट क्या है? सो कंपोनेंट बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है आपकी एंगुलर एप्लीकेशन का। लाइक जैसे घर बनाते हैं हम, उसमें ईंट होती है, सो ईंट का काम करता है हमारा कंपोनेंट। सो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक जो है वो आपका कंपोनेंट है। आपकी जितनी जो भी एप्लीकेशन है वो मल्टीपल कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है। सपोज़ आपके पास ये एक वेबसाइट है। अब इसमें हम बात करें, इसको हम 3 कंपोनेंट में मेजरली डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इसका हेडर, सेकंड इसका रेंडरिंग सेक्शन जो बीच में आपको दिखाई देता है, थर्ड इज फुटर। सो इनिशियली हम उसको क्या कर सकते हैं, उसको 3 कैटेगरी में, 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सो चलिए करते हैं अपनी कोडिंग शुरू। कोड शुरू करने से पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी एक आईडी की, क्योंकि नोटपैड में कोड करना तो हो जाएगा काफ़ी डिफिकल्ट। सो इसलिए हमें एक आईडी की ज़रूरत पड़ेगी। हम आईडी यूज़ करने वाले हैं विजुअल स्टूडियो कोड, जो लाइट वेट है और काफ़ी पावरफुल भी है। सो विजुअल स्टूडियो डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली ब्राउज़र पर टाइप करना है विजुअल स्टूडियो। जो भी आपका फर्स्ट लिंक आएगा या डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड आएगा, उस पे आप क्लिक कर दोगे। आप डायरेक्ट यहाँ से भी क्लिक कर सकते हो, या फिर आप अपने विंडोज़ या मैक के जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग डाउनलोड कर सकते हो। सो मैं यूज़ कर रहा हूँ विंडोज़, सो मैंने कर दिया विंडोज़ पे क्लिक। यहाँ पे मैसेज आ जाएगा आपका, थैंक्स फॉर डाउनलोडिंग विजुअल स्टूडियो कोड फॉर विंडोज़, और ये हो जाएगा आपका डाउनलोड। जैसे ही ये डाउनलोड हो जाएगा, आपको सिंपली उस पे क्लिक करना है। इंस्टॉलेशन विज़ार्ड आपका ओपन हो जाएगा लाइक दिस। हमें एक्सेप्ट करना है एग्रीमेंट को, जस्ट नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। और हाँ, ये हमेशा यूजर अकाउंट से रन होता है, तो आपको एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स की भी इसके लिए जरूरत नहीं है। तो ये हो गया हमारा इंस्टॉल, और ये हो गया खुद से ओपन। सो ओपन होने के बाद हम सिंपली, हमें अपने प्रोजेक्ट को उसमें ओपन करना है, तो आप अपने फोल्डर के अंदर जाओ। आप डायरेक्ट एसआरसी को भी ओपन कर सकते हो, या सीधा यहाँ पे एंगुलर डेमो जो हमने किया था लास्ट वीडियो में क्रिएट किया था। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो मैंने आई बटन पे उसका लिंक दे रखा है, आप उसको गो थ्रू कर सकते हो। उसमें प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के बारे में हमने डिस्कस किया था। सो मैंने इसको क्या किया, सेलेक्ट ओपन, सिंपली ओपन कर लिया है, और ये आपका एंगुलर डेमो प्रोजेक्ट ओपन हो चुका है। सो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हमारा जितना भी कस्टम कोड है वो एसआरसी फोल्डर के अंदर होता है। सो एसआरसी फोल्डर के अंदर भी हम अपना कस्टम कोड ऐप के अंदर रखते हैं। सो एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या होता है। इसके अंदर होता है एक मॉड्यूल फाइल, कंपोनेंट फाइल और राउटिंग फाइल, अगर आपने राउट यूज किया है डिफॉल्ट पर। सो
ऐप मॉड्यूल के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये लॉजिकल बाउंड्री होती है आपके प्रोजेक्ट की, और जो भी आप कंपोनेंट, डायरेक्टिव या सर्विस या एनीथिंग जो भी आप इसमें क्रिएट करते हो, एंगुलर प्रोजेक्ट में क्रिएट करते हो, उनको यहाँ पर रजिस्टर करना होता है। तो ये लाइक ए एडमिनिस्ट्रेटर होता है, एंट्री पॉइंट होता है। अगर आपने किसी कंपोनेंट को यहाँ पर रजिस्टर नहीं किया है तो वो हमेशा आपको एरर थ्रो करेगा, नॉट फाउंड का। तो आपकी एप्लीकेशन काम कैसे करती है? सबसे पहले इंडेक्स पेज ब्राउजर पर लोड होता है। इसके अंदर आपके कंपोनेंट होते हैं, लाइक अभी ऐप हाइपन रूट जो है वो एक कंपोनेंट है। अब इस कंपोनेंट की डिटेल के लिए कंपाइलर जाएगा या ट्रांसपाइलर जाएगा ऐप हाइपन मॉड्यूल ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टीएस के पास। इससे पूछेगा भाई तेरे पास वो रजिस्टर्ड कंपोनेंट है या नहीं है। सो ये क्या करेगा, ये चेक करेगा अपने डिक्लेयर्स को, अगर कंपोनेंट्स है तो। अगर मॉड्यूल है तो चेक करेगा इंपोर्ट्स को। अगर सर्विस की बात कर रहे हैं तो चेक करेगा अपने प्रोवाइडर्स को। और ये होता है कि सब बूट स्ट्रैप क्या होता है कि सबसे पहले ब्राउजर पर कौन सा कंपोनेंट लोड होगा। सो अभी हम बात कर रहे थे ऐप रूट की। सो अभी उसको पता है कि अभी कंपाइलर को पता है कि ऐप कंपोनेंट के लिए सेलेक्टर क्या था, तो उसने चेक किया कि ऐप कंपोनेंट के लिए सेलेक्टर ऐप हाइपन रूट था, तो ये उसको इंडिकेट कर देगा यस ये रजिस्टर्ड कंपोनेंट है और आप इसको रेंडर कर सकते हो। तो जैसे ही ये उसने यस कर दिया तो उसने अब ये जाएगा कंपोनेंट के पास। अब कंपोनेंट कहाँ पे है हमारा, ये रहा हमारा कंपोनेंट। तो यहाँ पर उसने चेक किया कि अच्छा ये सिलेक्टर है और ये उसका HTML है, जो भी HTML में होगा उसका वो ब्राउजर पर रेंडर कर देगा। सो ये था इसका प्रोसेस कि कैसे रेंडर होता है। अभी बात करते हैं कंपोनेंट की। सो कंपोनेंट क्या है? कंपोनेंट एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है आपकी एंगुलर एप्लीकेशन का। पूरी एप्लीकेशन जो है वो छोटे बड़े मल्टीपल कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है। सो अब कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट को क्रिएट करने के लिए या कंपोनेंट को बिल्ड करने के लिए हम मेजरली 3 फाइलों का यूज करते हैं, जो कि आप हमेशा साइड बाय साइड रखते हो। पहला है हमारा टीएस, सेकंड है हमारा एसजीएसएस और थर्ड है आपका एचटीएमएल। सबसे पहले बात करते हैं टीएस की। सो जितना भी बिजनेस लॉजिक है हमारा कंपोनेंट से रिलेटेड वो आपका होता है आपकी डॉट टीएस फाइल के अंदर। अब टी और जितना आपका सीएसएस से रिलेटेड है, आप उसमें डिजाइनिंग करोगे, उसके लिए जो भी सिलेक्टर या क्लास लिखोगे वो आपका एससीएसएस के अंदर जाता है। और तीसरा है आपका HTML। सो HTML के लिए जितना भी कोड लिखोगे, HTML के जितने भी टैग्स लिखोगे लाइक पैराग्राफ, बटन्स, वो सब आपका जाएगा ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट HTML के अंदर। तो हो गया क्लियर? हमारा HTML वाले में जाएगा CSS या CSS, इसका एक्सटेंशन आपका कुछ भी हो सकता है जो आपने प्री प्रोसेसर सेलेक्ट किया है। और थर्ड आपका होता है टीएस के अंदर आपका बिजनेस लॉजिक आता है। अभी टीएस के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, क्योंकि HTML में तो आपका अभी ब्लैंक है, अभी हमने कुछ रखा ही नहीं, हम सिंपल पैराग्राफ भी डाल सकते हैं। दिस इज कंपोनेंट राइट। और एससीएस में आप सिंपल पैराग्राफ पे सीएसएस लगा सकते हो। So we have paragraph and we need to make the color red. ओके, सो ये हो गया हमारा HTML और ये हो गई हमारी SCSS। अभी बात करते हैं TS के बारे में, कंपोनेंट डॉट TS के बारे में। सो कंपोनेंट TS में सबसे पहला स्टेटमेंट है हमारा इंपोर्ट। इंपोर्ट क्या है कि अगर आपने कोई बिजनेस लॉजिक, एग्जिस्टिंग बिजनेस लॉजिक है या कोई डिपेंडेंसी है आपको अपने कंपोनेंट में यूज करना है, तो उसको सबसे पहले करना होता है इंपोर्ट। अब इंपोर्ट करने के लिए सबसे पहले हम इंपोर्ट लगाते हैं, फिर कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम क्लास का नाम लिखते हैं जो भी वो उसके लिए हमने क्लास की है, क्रिएट की है। और उसके बाद हम लिखते हैं उसका पाथ, फाइल का पाथ। ठीक है। अब उसके बाद आता है हमारा मेटा डेटा। सो मेटा डेटा क्या है? मेटा डेटा किसी क्लास की फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड कर दे। इसमें सबसे पहला है आपका सेलेक्टर। सेलेक्टर क्या है? इसको आप HTML टैग की तरह यूज करोगे। दूसरा है टेम्पलेट यूआरएल, कि इस कंपोनेंट से कौन सा HTML एसोसिएटेड है। आप एक टेम्पलेट एक कंपोनेंट के लिए मल्टीपल HTML फाइल यूज नहीं कर सकते हो। तीसरा होता है आपका स्टाइल यूआरएल, और यहाँ पे हम देते हैं
कि उस कंपोनेंट से, उस HTML से एसोसिएटेड कौन सी CSS है आपकी। आप यहाँ पर सिंपल, अगर आपके पास छोटा टेक्स्ट है, लाइक आपके पास छोटा HTML है 2 लाइन का या 3 लाइन का, तो आप इनलाइन HTML का भी यूज कर सकते हो, लाइक टेम्पलेट। और यहाँ पर हम सिंपली दे सकते हैं उसको इनसाइड द पैराग्राफ बी दिस इज कंपोनेंट। सो ऐसे भी हम यूज कर सकते हैं, बट ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। अगर आपके पास छोटा HTML है तो आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। अगर आपके पास मल्टीपल लाइन ऑफ HTML है तो आप इज अच्छा यही है कि आप उसके लिए सेपरेट HTML रखो और टेम्पलेट URL का यूज करो। सेम रूल अप्लाई होता है आपका स्टाइल URL के अंदर। तो आप इसको इनलाइन भी रख सकते हो और मल्टीपल भी रख सकते हो। इनलाइन के लिए आपको यूज करना होगा यहाँ पर स्टाइल। अब जो ये कंपोनेंट होता है हमारा, ये मल्टीपल प्रॉपर्टीज रखता है। सो अगर आपको इसकी और प्रॉपर्टीज को चेक करना है तो आप इस पर राइट क्लिक करोगे, सिंपली गो टू डेफिनेशन करोगे और यहाँ पर आपको इसकी सारी प्रॉपर्टीज दिखाई देगी, लाइक चेंज डिटेक्शन स्ट्रेटजी, व्यू प्रोवाइडर्स, मॉड्यूल आईडी, टेम्पलेट URL, टेम्पलेट स्टाइल, स्टाइल URLs, एनिमेशन। अब इनका सभी का यूज कर सकते हैं। स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, इन्हीं 3 पे फोकस रखते हैं। जैसे ही हमारी हमें नीड होगी, हमें जरूरत होगी उसकी, क्योंकि फ्यूचर में हमारे काफी सारी चीजों की जरूरत होगी, लाइक हमें हो सकता है इनलाइन सर्विस को इंपोर्ट करना पड़े, तब हम उन सर्विसेज को यूज करेंगे। तो ये था हमारा। और उसके बाद होती है हमारी क्लास। क्लास के अंदर हम लिखते हैं बिजनेस लॉजिक्स। सो ये था हमारा सिंपल ये। सो अभी हमने केवल क्या किया है, इसमें HTML पे सिंपल दिस इज कंपोनेंट लिखा है। सो कंपोनेंट लिखा है, अभी हम इसको रन करते हैं। क्या करते हैं, तो इस पे जाते हैं डायरेक्टरी पे, एड्रेस बार में CMD टाइप कर देते हैं और यहाँ पर हम कर लेते हैं ng सर्व। और अगर आपको ऑटो ब्राउजर को ओपन करना है तो आप इसके लिए यूज कर सकते हो ओपन। हिट एंटर, ये आपके प्रोजेक्ट को बिल्ड करेगा और उसके बाद ब्राउजर को ओपन करके उसमें आपके लोकल होस्ट और पोर्ट नंबर को ओपन कर देगा। सो हमारा ब्राउजर ओपन हो गया और उस पर हमारा रेंडर कर दिया है, लेकिन हमारा कुछ टेक्स्ट नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि हमारा डॉट HTML के जो चेंज है वो सेव नहीं हुआ था। तो इसको सेव कर लेते हैं और यहाँ पे आपको दिख गया दिस इज कंपोनेंट। सो ये था हमारा कंपोनेंट क्रिएशन और आपका कंपोनेंट को कैसे आपका ब्राउजर पे रन होगा। अभी हम क्या करते हैं कि हम, इसके बाद आता है कंपोनेंट आपका क्रिएट हो गया। अभी तक हमने क्या किया, जो एग्जिस्टिंग कंपोनेंट था केवल उसको यूज किया। अभी हम क्या करते हैं कि हम कंपोनेंट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। सो कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, हमें ऐप के अंदर जाते हैं। अभी हमें यहाँ पे क्रिएट करना है। तो कंपोनेंट क्रिएट वन वे कि आप मैनुअली क्रिएट करो, लेकिन वो क्या होगा, टीडियस टास्क है, काफी आपको टाइम लगेगा। बट एक हमारे पास सिंपल सा फंडा है। हम क्या करेंगे, उस फोल्डर के अंदर जाके ng जनरेट कंपोनेंट, या आप शॉर्टकट में लिख सकते हो ng, G फॉर जनरेट, C फॉर कंपोनेंट और कंपोनेंट का नाम। सो हमने हम क्या करने जा रहे हैं, अभी एक हेडर कंपोनेंट क्रिएट करेंगे, एक मिडिल सेक्शन जिसको बोल देते हैं डिटेल सेक्शन या डिटेल्स, और थर्ड वाला आपका होगा फुटर। सो सबसे पहले हम हेडर क्रिएट कर लेते हैं। हमने क्या किया, NGGC अभी हेडर, हिट एंटर। अभी अगर आप यहाँ पर चेक करोगे तो इसने क्या किया, इसने 4 फाइलें क्रिएट की है, HTML स्पेक फाइल, TS, SCSS, और एक अपडेट किया है। सो ये जो स्पेक HTML से को तो आपको पता ही है, TS का भी पता है, SCSS का भी पता है। जो स्पेक फाइल है वो टेस्टिंग के लिए यूज होती है। यूनिक टेस्ट केस इस कंपोनेंट से रिलेटेड जितने भी हम लिखेंगे स्पेक फाइल के अंदर लिखेंगे। अब हम देखते हैं इसने ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टीएस में क्या किया। तो हम अगर ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टीएस में जाते हैं तो इसने क्या किया, हेडर कंपोनेंट को यहाँ पर रजिस्टर कर दिया, जैसा मैंने बोला था। सो
क्योंकि अगर आप कोई भी कंपोनेंट है, कोई भी सर्विस है, कोई भी, आपको एनजी मॉड्यूल को बताना पड़ेगा, उसको यहाँ पर रजिस्टर करना पड़ेगा। सो कंपोनेंट, डायरेक्टिव और पाइप्स कभी भी क्रिएट करेंगे तो वो हमेशा जाएगा डिक्लेरेशंस के अंदर। ठीक है। सो हमें ये मैनुअल करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि CLI इंटेलिजेंट है लाइक जारविस, तो उसने यहाँ पर इसको ऐड कर दिया। सो हमारा कंपोनेंट क्रिएट हो चुका है। अब चलते हैं उस फोल्डर के अंदर, तो इसने फोल्डर के अंदर क्रिएट कर दिया। गुड, क्योंकि आपका हेडर का कोड हेडर वाले फोल्डर के अंदर रहेगा। सो अभी हम चेक करते हैं कि इसका सिलेक्टर क्या बना। तो इसका सिलेक्टर है एफ हेडर। अगर हम इसके HTML की बात करें, SCSS में कुछ नहीं है, इसने लिखा है केवल पैराग्राफ डाल दिया, हेडर वर्क्स। सो अब हम क्या करते हैं कि इसको यूज करते हैं। तो यूज करने के लिए हमने क्या किया था, सेलेक्टर को कॉपी किया, और जहां भी जिस भी कंपोनेंट के HTML में हमें उसको यूज करना है, लाइक यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और इसको लगा देते हैं आपका ओपन एंड क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट। सो ये कंपोनेंट हमारा यहाँ पे यूज कर लिया हमने। अब अगर हम इसको रन करके देखते हैं तो हमारा हो गया हेडर वर्क्स, फिर उसके बाद हो गया कंपोनेंट। सो हेडर कंपोनेंट आपका क्रिएट हो गया है, और मिडिल सेक्शन आपका अभी हमने जो एग्जिस्टिंग था उसी को यूज कर रहे हैं। इसके बाद हम एक फुटर सेक्शन, फुटर कंपोनेंट भी क्रिएट कर लेते हैं। तो फुटर सेक्शन सिंपली हम क्या करेंगे, फिर से CMD ओपन करेंगे, या जो CMD आपका ओपन है लाइक यहाँ पर, तो उसी का यूज कर लेते हैं, MGGC फुटर। सो ये हमारा कंपोनेंट भी क्रिएट हो गया होगा, क्रिएट हो गया। अगेन उसने अपडेट कर दिया, क्योंकि अभी भी आपने जो कंपोनेंट क्रिएट किया है उसको रजिस्टर कहाँ करना है, ऐप मॉड्यूल के अंदर। किस सेक्शन के अंदर, डिक्लेरेशन के अंदर। तो ये हमने डिक्लेरेशन के अंदर डाल दिया होगा। चलो चेक भी कर लेते हैं एक बार। ऐप मॉड्यूल, ऐप मॉड्यूल, तो इसने क्या किया, यहाँ पे फुटर्स को भी ऐड कर दिया, फुटर कंपोनेंट को भी ऐड कर दिया। अब फुटर कंपोनेंट को यूज भी कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले फुटर कंपोनेंट का सिलेक्टर चेक कर लो। सबसे पहले फुटर कंपोनेंट का सिलेक्टर चेक कर लेते हैं। तो फुटर चेक करने के लिए हम इसके कंपोनेंट .ts में जाते हैं, ऐप हाइफन फुटर। अब आप बोलोगे ये ऐप कैसे ऐड हो जाता है, तो ये आप ऐप क्या है, आपकी एंगुलर डॉट जेसन में प्रीफिक्स में यूज हुआ है। तो इसको हमें यूज करना था यहाँ पर। तो ये हो गया आपका फुटर तैयार। तो हमारे पास दो, अभी आज हमने अभी दो कंपोनेंट क्रिएट किए हैं, हेडर एंड फुटर। अब अगर हम इसको ब्राउजर पर देखते हैं, सो यहाँ पे हो गया आपका हेडर फुटर, और बीच में आपका कंटेंट सेक्शन। इसके लिए भी हम डिफरेंट कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं। चलिए ये था हमारा कंपोनेंट कैसे क्रिएट करते हैं। अब हम नेस्टेड कंपोनेंट भी क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि एक कंपोनेंट के अंदर इनर कंपोनेंट। वैसे अगर हम यहाँ बात करें तो ये इनर कंपोनेंट ही है, नेस्टेड कंपोनेंट है, एफ हेडर एप रूट के अंदर है। करते हैं डेटा बाइंडिंग की। सो डेटा बाइंडिंग क्या है, कम्युनिकेशन है बिटवीन कंपोनेंट और व्यू। यानी कि अगर हमें कंपोनेंट से व्यू पर कुछ डेटा भेजना है तो उसको बोलते हैं डेटा बाइंडिंग। तो डेटा बाइंडिंग इज ए कम्युनिकेशन बिटवीन द कंपोनेंट एंड टेम्पलेट और व्यू। सो हमारा यहाँ पे टू टाइप का कम्युनिकेशन होता है, वन वे और टू वे। टू वे को आपको बाई डायरेक्शनल भी बोलते हैं। सो डेटा बाइंडिंग के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली हम चलते हैं ऐप कंपोनेंट डॉट टीएस के अंदर। जो ये वेरिएबल था, अब हमें इसको रेंडर करना है HTML पर। तो इसको रेंडर करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली अब डेटा बाइंडिंग के लिए हम दो चीजें यूज करते हैं, एक तो इंटरपोलेशन और एक सेकंड प्रॉपर्टी बाइंडिंग। सो अगर हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर वेरिएबल का यूज करेंगे तो उसको बोलते हैं इंटरपोलेशन, लाइक। ठीक है। अगर मैं इसको सेव कर देता हूँ और ब्राउजर पे देखते हैं, सो जो भी हमारा
वेरिएबल के अंदर हमने वैल्यू को स्टोर किया था वो हमारा रेंडर हो जाएगा ब्राउज़र पर। तो इसको बोलते हैं इंटरपोलेशन। अगर आपका कर्ली ब्रेसेस के अंदर यूज होता है, डबल कर्ली ब्रेसेस के अंदर यूज होता है। सेकंड आपका आता है प्रॉपर्टी बाइंडिंग। तो प्रॉपर्टी बाइंडिंग में हम क्या करेंगे, लाइक हमारे पास है HTML, इनर HTML, और इनर HTML में हम इसको दे देते हैं ऐसे वेरिएबल, और पैराग्राफ को बंद कर देते हैं। तो ये हो गया आपका प्रॉपर्टी बाइंडिंग। सो अगर आपको प्रॉपर्टी बाइंडिंग यूज करना है तो आप ऐसे यूज कर सकते हो, अदरवाइज सिंपल आप इंटरपोलेशन का भी यूज कर सकते हो। प्रॉपर्टी बाइंडिंग आपका वहां पर यूज होता है, लाइक आपको किसी पैराग्राफ का टाइटल देना है, टाइटल प्रॉपर्टी बाइंड करनी है, तो आप उसका प्रॉपर्टी बाइंडिंग का यूज करेंगे। आपको सिंपल उस पे वैल्यू को पॉपुलेट करना है तो इंटरपोलेशन का भी यूज कर सकते हैं। सो ये था आपका वन वे बाइंडिंग। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से कंटिन्यू करेंगे थोड़ा डेटा बाइंडिंग में, और अगर आपका चाइल्ड कंपोनेंट है उसका पेरेंट के साथ कैसे कम्युनिकेशन होता है उस पर कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।